बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान में शुरू से ही इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल रहा है। पहले ब्यूरोक्रेसी इक़्तिदार पर काबिज़ रही, इसके बाद आमरीत का बराह रास्त या बिल वास्ता मुल्की जमहूरी मामलात में कलीदी रोल रहा है, जिससे सिविलियन बालादस्ती का तस्वुर मानन पड़ गया। पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान अयूब खान ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के चंद ही माह बाद मार्शल लॉ के ज़रिए एक कानून नाफिज किया, जिसे इलेक्टिव बॉडीज़ डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर के नाम से, जो कि अपना मुखफ़्फ़ एब्डो के नाम से मारूफ हुआ। इस कानून का मकसद सियासतदानों की बदकारी, रिश्वत सतानी, हेरा फेरी, अकरबा परवरी और सोची समझी बदउनवानी के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। पाकिस्तान के चंद मुमताज़ सियासतदानों ने एब्डो के कानून के तहत इल्ज़ामात का सामना किया और वो उनके जराइम के मुर्तकिब करार पाकर नाअहल कर दिए गए, जबकि सियासतदानों की एक बड़ी तादाद ने मुकदमात का सामना करने की बजाय रज़ाकराना तौर पर नाअहली कबूल की। नाज़रीन, हमारे यहाँ सियासतदानों की किरदार कुशी और हिसाब किताब का सिलसिला हमेशा से जारी रहता है। हर इलेक्शन से पहले कुछ सियासतदान पाबंद सलासल दिखाई देते हैं, कुछ ज़ेरे इल्ज़ाम तो कुछ रोपोश हो जाते हैं। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर नापसंदीदा लोगों को सालों जेल में बंद रखना यकीनन दुरुस्त नहीं। वो काम जो एब्डो कानून में लिया जाता था वो आज नैब के ज़रिए किया जा रहा है, लेकिन एहतसाब के नाम पर इंतकाम की ये रवायत ख़त्म करने की ज़रूरत है। आखिर ये सब कब, कैसे और कौन ख़त्म करेगा? सियासी जानशीनी के लिए मौरूसियत की सियासत, अवामी मकबूलियत कितनी ज़रूरी है? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है और क्या कभी सबको मैसर रही है? इन तमाम तर मौज़ूआत में बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ आज ही बड़ा ही पर्टेनेंट सीनियर जर्नलिस्ट का पैनल है। मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ जाहिद गिशकोरी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मसूद रज़ा, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, अपना प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम देने का। जाहिद गिशकोरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा, सियासत और इस्टेब्लिशमेंट चोली दामन का साथ है ये, जो हम जब से पाकिस्तान बना है तब से देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर अयूब दौर से मैं इसकी बात करूं, कैसे आप इसका एनालिसिस करते हैं और आज पाकिस्तान जिस नहज पर है इसमें किसका कितना किरदार है? आपका बहुत शुक्रिया और मेरी जानिब से आपके पैनलिस्ट जो हैं उनको मेरा सलाम है। आपका टॉपिक बड़ा ब्रॉड है, इस पे डिस्कशन और डिबेट किसी भी स्टेज से लेके आगे जाया जा सकता है। लेकिन जो आपने बात की, मैंने आपका इंट्रो सुन रहा था, इससे तो बड़ा मुश्किल होगा इस स्टेज पे के लेवल प्लेइंग फील्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिल रहा है। इस वक्त तो एक ही बात नजर आ रही है कि सारा रिलीफ जो है वो नवाज शरीफ को जा रहा है और बाकी जो सियासी जमातें हैं वो आपके सामने हैं। तहरीके इंसाफ तो कहीं मौजूद नहीं है। उसके लिए आने वाले दिन मजीद इससे सख्त होंगे। मजीद दीवार के साथ पार्टी और उनकी जो बची खुची लीडरशिप है उसके लिए मसाइल हैं। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है आपके सामने है, वो अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही है कि मोमेंटम सामने का आगे बढ़े, पंजाब में बिलखसूस। और फिर आपने देखा एक नई चीज देखने को आपको मिली होगी कि जो बहुत बड़े आर्क राइवल थे सियासी तौर पर कल मिले हैं। आपने देखा असद कैसर जी, और मौलाना फजल रहमान हैवी वेट है इस वक्त तहरीक इंसाफ में। अगर इमरान खान के बाद कोई बड़ा नाम है जो मौजूद हैं, तो जो बाहर भी हो वो असद कैसर हैं इस वक्त। ठीक। और वो मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। आपको मालूम है उनकी पार्टी जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसका खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा स्टेक है। तो ये वो जाविये हैं जिससे नजर आता है कि शायद कोई नया सियासी अलायंस हो सकता है। मेरी मालूमात में ये एक मुमकिन हो सकता है कि शायद आपको तहरीक इंसाफ या जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में एक साथ इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। ठीक। क्या हो सकता है वो साथ बैठे हों। अगली जो जमात अगर कोई हुकूमत बनाती है तो सियासत हमेशा आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो फिर आपने एस्टैब्लिशमेंट की बात की, जो रोल्स मुख्तलिफ आपने
एक्सप्लेन किए पाकिस्तान की जो सियासी जमहूरी तारीख है। इससे तो लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत तो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बहुत सारी सियासी जमातों का एक चूं का मुरब्बा बन चुका है। चाहे कोई पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की कितनी फेवरेट ना हो, कितनी भी फेवरेट हो, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई सियासी जमात इस पोजीशन में है कि वो 80-85 सीट से ज़्यादा ले पाएगी या 90 सीट से। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अगर उनकी पार्टी को कोई सपोर्ट हासिल है, अगर हासिल भी हो तो ये जमात इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले से किसी भी सूबे में या फिर जहाँ सेंटर में हुकूमत बनाए। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो यही लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना हिस्सा लेंगी और 3 बड़ी सियासी जमातों को कमजोर तरीन कर दिया गया है। एक पार्टी तो खत्म हो गई है ऑलमोस्ट, जो पीटीआई। 2 पार्टियां थी तो एक वीक, एक कमजोर जमहूरी निजाम की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, मैं जब मसूद की तरफ चलता हूं। मसूद रजा, ये सियासी जमातों की बात हो रही है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, लेकिन हमेशा से एक हमने देखा है, एक बिसाखियां हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ली जाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट के गमलों में वो परवान चढ़ते हैं और उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके बाद बेचारी जमहूरियत को कहा जाता है तुम ही डिरेल रहोगी और इस मुल्क में जमहूरियत बहुत कमजोर है। क्या यही किस्मत है पाकिस्तान की? जमहूरियत मुल्क में कब थी और कब है और कब होगी, हम तो उसको तलाश ही कर रहे हैं। मुझे तो मुल्क में कभी ट्रू मीन्स में जमहूरियत नज़र नहीं आई। अभी जाहिद भाई जिस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि किस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और मरोड़ा जा रहा है और किस तरह से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। बड़ी मेहनत की है जाहिद भाई ने साइफर केस के हवाले से, और ये साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को बुक करने का पूरा एक जो सीन है वो हमें नज़र आ रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि साइफर पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी साइफर के मामलात पाकिस्तान में उठ चुके हैं, लेकिन कभी इस तरह के केसेस नहीं बने। तो बड़ी तैयारी के साथ एक नए अरेंजमेंट की तैयारी हो रही है। और जहाँ तक जमहूरियत की बात है मेरे भाई, तो मुल्क में ना जमहूरियत थी, ना जमहूरियत है, और ना ही इसके कोई आसार नज़र आ रहे हैं। और यही हमारे लिए एक तकलीफ़ की बात है, क्योंकि हम बाय द बुक चलना चाहते हैं, हम आइन के वफादार हैं, हम आइन पर अमल होते देखना चाहते हैं, और हम ये समझते हैं कि मुल्क में अगर पूरे मुल्क को कोई कुव्वत जोड़ के रख सकती है तो वो इस मुल्क का आइन पाकिस्तान है। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो तमाम कुव्वतें जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं, वो तमाम कुव्वतें जो इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती की बात करती हैं, और उस वक्त बात करती हैं जब उनके ऊपर बंद पड़ती है, जब उनको अच्छा मौका मिलता है तो वो ये सब कुछ भूल जाती हैं। बिल्कुल सही। तो इस वक्त भी मुल्क का अलमिया यह है कि इस वक्त हमारी सबसे ज्यादा तवक्कुआत मोहम्मद मियां नवाज शरीफ से होनी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान से जलावतनी इख्तियार करने से पहले कौम से कुछ वादे किए थे कि वो इस मौके पर बड़े दिल का मुजाहरा करें और मुल्क में सियासी कल्चर को परवान चढ़ाने के लिए और एक ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए मुल्क को अपना किरदार अदा करें। ठीक। अगर आज मियां साहब ये किरदार अदा करते हैं तो वो तारीख में जिंदा रहेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, कौम तरक्की करेगी, लोगों में बेचैनी कम होगी, एक बेहतरीन इलेक्शन की राह हमवार हो सकती है। और अगर वो ऐसा नहीं करते और पुरानी तनख्वाह पर या उससे भी कम तनख्वाह पर आकर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं होगी। तो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस वक्त किसी को कुछ नहीं कहूंगा, इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और ऐसी सियासी क़ुव्वतों को कहूंगा जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क के हालात को ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक है। सलमान आविद साहब, आपने बात सुनी जो इस वक्त जाहिद गशकोरी और मसूद कह रहे हैं। सर, सवाल ये है कि सियासतदान, सियासत अपॉर्चुनिटी का नाम है ना जी, अपॉर्चुनिटी लेनी है और उसके अंदर आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। इस पूरे सिनेरियो में जब से हम अगर पाकिस्तान की तारीख देखें, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल्स की अपनी हद तक रही। आज भी आपने सारी चीज़ें बंद कर दी, एक शख्स को रास्ता दे दिया, आपने कहा आएँ आके आप करें। और मैं काफ़ी सारे सीनियर रहनुमाओं की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी वो तो आए ही वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो आए ही सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए हैं। ये ठीक है तरीका? देखिए, अभी जो मसूद रज़ा साहब ने बात की ना कि ये होना चाहिए वे फॉरवर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, और नवाज शरीफ साहब को ये करना चाहिए,
इसी तरह की तवक्कुआत हम इमरान खान से माजी में करते रहे हैं और इसी तरह की तवक्कुआत और बहुत से लोगों से की जाती रही है। लेकिन ये जो इक़्तिदार का खेल है, ये जो आंख मचुली का, सर्कस का, पुतली तमाशे का खेल है, इसमें ये असूल और जो नज़रियात हैं ये पीछे रह जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब एक खेल का हिस्सा बनने आ रहे हैं और इमरान खान साहब पीछे जा रहे हैं। ठीक, कल इमरान खान खेल का हिस्सा थे तो नवाज शरीफ साहब पीछे जा रहे हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिशात अपनी जगह, नवाज शरीफ साहब ये सब कुछ करने नहीं आ रहे जो मसूद रज़ा साहब क्या बात कर रहे हैं। ये ख्वाहिश तो मेरी भी होगी, उनकी भी होगी और सबकी हो सकती है। वो वही कुछ करेंगे जो उनको लेकर आने वाले हैं, जो उनको कहा जाएगा, जो उनको बताया जाएगा, उनके हाथ पैर रस्सी से बांध के उनको कहा जाएगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर की शिप पे जाना है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को हमेशा से यही गिला रहा है ना कि जब भी उनको इक़्तिदार मिला उसके बाद उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। और ये सारे प्राइम मिनिस्टरों का एक अलमिया है, यही रोना है, यही उसमें है। अब मसला ये है कि जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत इक़्तिदार का रास्ता तलाश करेंगे, जो कि इमरान खान ने अगर किया था तो आज नवाज शरीफ साहब भी वही कुछ कर रहे हैं कि जितनी सहूलतकारी नवाज शरीफ साहब को लंदन से लेकर यहाँ तक मिली है, क्या उसमें कोई डाउट है आपको कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, कोई लाडलापन नहीं हो रहा? अब अगर ये सब कुछ हो रहा है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार मिलने के बाद इनकलाबी बन जाएं, वोट को इज्जत दो की बातें करना शुरू कर दें, पार्लियामेंट को बालादस्ती की बातें करना शुरू कर दें, पॉलिटिकल हारमोनी की बातें करना शुरू कर दें, मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम ना लेने की बातें कर दें, तो जो लेकर आए हैं उनका तो अपना खेल का एजेंडा है, वो क्यों आपको इस तरह से देंगे? फिर दूसरी बात यह है कि ये हमें समझ लेना चाहिए, जो भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो साहब हो, कोई और हो, अगर किसी ने कुछ बड़ा करना है तो मंसूर साहब उनको इक़्तिदार पूरा मिलना चाहिए। ठीक, ये नहीं होगा कि आप किसी को हाथ पैर बांध कर इक़्तिदार के अंदर लेकर आएँ और 5-10 वोटों के साथ खड़ी मखलूत हुकूमत और मखलूत हुकूमतों में जो इत्तेहादी जमातें उनका दबाव और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी ना कर सके, ना नवाज शरीफ साहब कुछ कर सके, ना इमरान खान साहब कुछ कर सके, ना शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सके, ना अब आने वाला प्राइम मिनिस्टर कुछ कर सकेगा। तो ये जो पपेट किस्म का निज़ाम है हुकूमत का, इससे फिर हम ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकेंगे, ना इससे कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर हो सकेगी, ना इससे आपकी रियासत सिक्योर होगी, ना आपकी यहाँ गवर्नेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि जो इक़्तिदार में आएगा वो रोज़मर्रा के मामलात में उलझ कर रह जाएगा और अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करेगा। ये जो बड़े फैसले हैं अपना रीजनल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए, गवर्नेंस के अंदर जो हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, वो कैसे 7-8-10 वोटों के ऊपर खड़ी हुकूमत कर सकती है? मुझे बताइए ना। FBR में आप कोई इकदाम कर सकते हैं, पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते हैं, टैक्स कल्चर को बढ़ा सकते हैं, कौन की ब्यूरोक्रेसी को लगाम दे सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो मेरे नज़दीक तो हल ये है कि ये जो, मैं भी खुशफहमी की बात कर रहा हूँ कि ये जो सर्कस का खेल है, पुतली तमाशे का, ये खेल खत्म किया जाए और जमहूरियत को जमहूरियत के अंदाज से आगे चलने दिया जाए। जो लोग चाहते हैं उनके मुताबिक मैंडेट को तस्लीम किया जाए। अगर हम लोगों की ख्वाहिशात के बरक्स अपनी ख्वाहिशात पर को बेस बनाकर मैंडेट तैयार करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसके नताइज को मुस्बत तरीके से सियासत में सामने आ सकेंगे। जाहिद गिशकोरी साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जब डील की बात होती है, जब कहा जाता है, तो वो कैन के बैन होती है। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड स्टोरी और हमेशा से ही वन साइडेड स्टोरी रहे। ये जो डील्स की बातें होती हैं, सियासतदानों को तो हम बिल्कुल मिलाइन करते हैं, जिस तरह अभी भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन डील करने वाला जो है, जो दूसरी साइड है, उसके बारे में हमेशा से ही खामोशी रही है। क्यों ये खामोशी रहती है और क्यों एट द एंड ऑफ द डे शायद सियासतदान हमारे लिए एक इजी टारगेट हैं, इसलिए हम उनको ये सब कुछ कहते हैं? इस पे आपसे मैं जवाब चाहूंगा एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जाहिद साहब, आपके लिए सवाल छोड़ गया था सर, ये डील में जो दूसरा फ्रीक है वो क्यों खामोश, उसके बारे में खामोशी और जितना कुछ बुरा भला कहना है वो फ्रीक नंबर 1 को कहना है। सर, जो डील है वो तो 2 लोगों के दरमियान होगी ना, 2 फ्रीकैन होंगे, दूसरा हमेशा से खामोशी का ही सामना रहा है, क्यों? देखिए, वो हमेशा खामोशी रहता है, खामोशी रहेगा। मैं और आप और मसूद रजा जैसे जो दोस्त हैं, सलमान आबिद की स्टोरियां बाहर लाते हैं तो आपके सुनने वाले और देखने वाले समझ जाते हैं कि क्या पैगाम है उस दूसरे फ्रीक का। हाँ जी। लेकिन
एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि अब जो सियासतदान इस तरह का एक पैकेज लेके आते हैं, जिस तरह हमारे कुलीग भी बता रहे थे कि इन केस अगर नवाज शरीफ को मौका मिलता है तो वो अपने मसल पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, जो सियासी ताकत उसके पास होगी। मेरा नहीं ख्याल, मैं उसी अपनी डिस्कशन और डिबेट को आगे लेके जाता हूं कि वो इस पोजीशन में नहीं होंगे। कोई भी आ जाए वो इतना कमज़ोर होगा कि उसको एक क्लस्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के साथ आगे इक़्तिदार को बढ़ाना होगा, चाहे वो 4 साल का हो या 5 साल का हो। आपने देखा इस स्टेज पे काफ़ी इफ्स एंड बट्स शामिल हैं, जो अदालतों की तरफ सारे पाकिस्तानी देख रहे हैं कि इतने बड़े पहाड़ खड़े हैं, कन्विक्शन खड़ी है, फिर तायात नैली है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, उनके सामने केस जाएगा। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अभी बाकी हैं, कोई हतमी सियासत में या पाकिस्तान की उसमें हतमी चीज़ नहीं क्या कही जा सकती। ठीक है, लेकिन जो आजकल की चीज़ें चल रही हैं, इस्लामाबाद से बैठ के तो यही लगता है कि जो सारी हवा है वो अब PMLN की तरफ जा रही है। ठीक। और उनके जो लोग कुछ छोड़ना चाह रहे थे, मैंने 3-4 से कल ही बात की और परसों भी मैंने कहा कि आप नवाज शरीफ आए थे, उसकी रैली में वेलकम जो गैदरिंग हुई है, बहुत बड़ा जलसा हुआ है, आप मौजूद नहीं थे, आप तो नाराज थे या पार्टी छोड़ चुके थे, क्यों नहीं आए, इसकी वजह क्या थी? तो एक मैं आपको बताऊं तो मेहताब अब्बासी साहब से मैंने बात की, तो उसमें मैं आपको आप खबर ही समझिए कि उन्होंने कहा कि मैं तो तैयार हूँ दोबारा PMLN के साथ बड़े जोरदार तरीके से काम करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में भी और सेंटर में भी पार्टी में नाराजगियाँ होती रहती हैं, जैसे ही नवाज शरीफ अब आ गए हैं तो मेरी जल्द कल या आज मुलाकात होगी और चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। ठीक। तो इसका मतलब है कि PMLN को एटलीस्ट सियासी प्लेटफॉर्म पे वो जो नाराज उनके लोग थे, हवाओं का रुख उनकी तरफ हो गया ना जी, वो छोड़ना नहीं चाह रहे। अब एक बात पहले भी मैंने आपके प्रोग्राम में कही थी, उसमें अपडेट किए हैं कि जनूबी पंजाब जो है जी, महाज जिस तरफ जाएगा उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ भी काफ़ी ठीक। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मसूद, जो अभी इस वक्त बात की जा रही है यही हवाओं के रुख की, उसके बाद जनूबी सूबा पंजाब महाज, ये सारा कुछ, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता चलूँ मौरूसियत की सियासत, वालिद बेटी, वालिदा बेटा, ये चीज़ें रहेंगी पाकिस्तान में और हम लोग गुलाम इब्न गुलाम ही रहेंगे। यही पाकिस्तान की अवाम इस 25 करोड़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जमहूरियत। देखिए, नवाज शरीफ साहब और इसके अलावा जो बाकी हमारी सियासी फ्रेटर्निटी है, उनको लेकर हम अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं कि हवाओं का रुख क्या है, कौन सा महाज किसके साथ होगा तो क्या होगा। ये तो होता ही रहा है ना, हमेशा हुकूमतें मुल्क में बनती ऐसी रही हैं और हमें लगता है आगे भी ऐसी बनेंगी। और जो आपका सवाल है कि गुलाम इब्ने गुलाम, मौरूसी सियासत, तो ये सब कुछ तो है। क्या ये वक्त नहीं है कि हम ये फैसला करें कि हमारा समाज कैसा होगा? सियासी लोग यानी नवाज शरीफ साहब के पास कोई गीदड़ सिंगी तो नहीं है कि वो मुल्क की मईशत को टर्न अराउंड कर देंगे। एक वक्त लगेगा, कोई भी इस जगह पर होगा, मईशत आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, पैसे कम होंगे, ज्यादा होंगे, हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे लिए ये मसला कभी भी नहीं होगा कि हमारा समाज क्या है? क्या हम एक ऐसे ज़माने में वापस जा रहे हैं जहां पर हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा वो एक बार फिर अमीर मोमिनीन बनने की कोशिश करेगा? मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के खदशात मौजूद रहेंगे? क्या एक ऐसा मुल्क होगा जिसके लोग कहते होंगे अपने हुक्मरानों को, क्या हुआ, खाता है तो लगाता भी है, यानी वो तस्लीम करते होंगे कि मेरा हुक्मरान करप्ट है और उस करप्शन के पैसे में से थोड़ा करप्शन का पैसा मुझ पे भी लगाता है? क्या हम ऐसे समाज के साथ एक अजीम कौम का ख्वाब देख सकते हैं? मेरे नजदीक तो ये मसला है। मेरे नजदीक मईशत मसला नहीं है, हुकूमत का बनना बिगड़ना मसला नहीं है, मौरूसी सियासत का होना ना होना मसला नहीं है। मसला यह है कि हम जा किस तरफ रहें। हमने अपनी जिंदगी गुजार दी,
हम अपने बच्चों को एक ऐसा पाकिस्तान देने जा रहे हैं जहां पर करप्शन जायज होगी, हाँ, जो लेजिटिमेट होगी, जस्टिफाई करेंगे उसको, एक्सेप्ट किया जाएगा, जस्टिफाई करेंगे, खाता है तो लगाता भी है। तो मेरे लिए तो ये इस वक्त मसला है, चाहे वो हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो मीडिया हो, वो हम हो, ये हम सबके लिए सोचने की बात है कि हम कब तालीम देंगे, कब सेहत देंगे, कब हम अपने इदारे बनाएंगे, कब हम मुल्क को एक हकीकी तरक्की, एक अजीम कौम की तरफ लेके जाने के लिए अपना रस्सी बराबर भी किरदार अदा कर सकती है तो वो करेंगे। बिल्कुल ठीक। गलतियां जिससे होनी थी हो चुकी, अब आगे बढ़ने का वक्त है। बिल्कुल सही। तो मेरा कंसर्न ये है कि हुकूमतें बनती रहेंगी, बिगड़ती रहेंगी, ये निज़ाम बेसाखियों पे चलता रहेगा। इससे मेरे बच्चों को, मेरे आने वाली नस्लों को इससे क्या फायदा? मेरा मुल्क इससे मुझे कमजोर होता नजर आ रहा है। ये मामला ना पीटीआई का है, ना नून लीग का है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना मौलाना फजल रहमान का है, ना फौजी एस्टेब्लिशमेंट का है, ना मीडिया का है, ना मेरा है, ना आपका। ये पाकिस्तान का मामला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मैं जरा सलमान साहब, ये जो अभी मसूद बात कर रही हैं या जो जाहिद बात कर रहे हैं, अब सवाल ये है, मौरूसियत एक जगह है, उसके साथ मकबूलियत की भी बातें होती हैं। जी बहुत मकबूल तरीन लीडर्स हैं ये, सर हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? इधर नवाज शरीफ, मरियम, ऑल्टरनेटिव क्या है? हमारे साथ जरदारी साहब हैं, बिलावल हैं, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं हम बनाने देते ना, या बनते नहीं या बनाने नहीं देते। देखिए अल्टरनेटिव जो है या मुतबादल लोग जो है वहाँ बनते हैं जहाँ आपका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत मजबूत होता है और आपका पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी की, वो ग्रो करती है। सही। अब ये कोई सियासी जमातें थोड़ी हैं, ये तो निजी मिल्कियत है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से। एक कंपनी रजिस्टर्ड है मौलाना फजल रहमान के नाम से, एक भट्टो ख़ानदान के नाम से, एक शरीफ ख़ानदान के नाम से, एक इमरान खान के नाम से। ये कंपनियाँ हैं। जब आप इन कंपनियों को कंपनी की बुनियाद के ऊपर चलाएंगे तो आप वहाँ पर क्यों शेयरिंग करेंगे? पावर शेयरिंग क्यों करेंगे? प्राइवेट लिमिटेड जी, आप क्यों पावर शेयरिंग करेंगे? आप क्यों कहेंगे कि मुतबादल क़यादत है? यहाँ रज़ा रब्बानी को भी बिलावल साहब के सामने हाथ बांधे हैं, यहाँ फजल रहमान और उनके बेटे के सामने हाथ बांधे हैं, उधर शरीफ ख़ानदान के साथ हाथ बांधे हैं, इधर इमरान खान के साथ हाथ बांधे हैं। यानी हमारे पास जो चॉइस है वो इसलिए नहीं बन पाती कि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं और जिस तरह से उनको काम करने नहीं दिया गया वो भी एक पूरा कहानी है, लेकिन जितना उनको काम करने का मौका ना मिला वो भी नहीं मिल सका। अब देखिए ना, बात यह है भी जो मसूद बात कर रहे हैं, इक़्तिदार अगर जो है या सियासत जो है या जमहूरियत महज एक इक़्तिदार के ताकत के असूल का खेल बन जाए और मेरे ख़ानदान की जागीर बन जाए, तो फिर वहाँ पर इस्लाहात करना, वहाँ पर इनकलाब लाना, वहाँ लोगों के बुनियादी हकूक़ के नाम के ऊपर तब्दीलियाँ पैदा करना, वहाँ ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसी कानून साजी करना जो आम आदमी के मफादात को तक़वियत पहुँचा सके, ये सारी खेल जो है फिर एक सियासी नारे बन जाते हैं। अमली सियासत ये है कि मैंने खुद को कैसे मजबूत करना है, अपने ख़ानदान को कैसे मजबूत करना है, अपने बच्चों के लिए कैसे पॉलिटिकल स्पेस पैदा करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कैसे स्पेस पैदा करनी है। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं ग्रो करनी, मैं तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए जो मफादाती ग्रोह हैं उनको कैसे लेके आऊँगा। फिर मुझे ये पता है कि इक़्तिदार का जीना जो है वो आवाम के वोटों से नहीं है, वो एस्टैब्लिशमेंट की मार्फत मिलता है। मुझे पता है कि जो मेरी कैंपेन है उसमें मीडिया के अंदर बेशुमार लोग बैठे हुए हैं, जितना पैसा लगाऊंगा उतना मीडिया मेरे हक में बोलना शुरू कर देगा। अब आप देखिए ना किस तरीके से मीडिया हाइप क्रिएट की जा रही है, कैसे इश्तिहारात की इस वक्त वो खेल खेला जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ तो कोई चीज़ें करेक्टिव नहीं है। अब अगर हमने पॉलिटिकल करेक्शन करनी है, हमने इंस्टीट्यूशनल करेक्शन करनी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन करनी है, हमें लॉ रिलेटेड करेक्शन करनी है, तो फिर हमें बहुत कुछ बदलना होगा ना। और जब ये बदलना चाहते हैं तो ये अकेला कोई नहीं बदल सकता। जो बात अभी जाहिद साहब ने भी की और मसूद साहब ने भी की, मैं इत्तेफाक करता हूँ, इसमें सारी सियासी जमातों को और सारे स्टेक होल्डर को बैठ के कोई अगले 10-15 वर्ष का रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ये सियासी दुश्मनियों से बाहर निकले और सियासी मांगी पैदा करें और सियासी इख्तलाफात को सियासी दुश्मनी में मत लेके जाएं। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मसूद आप कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं, प्लीज 10 सेकेंड्स ऐड कीजिएगा। जी देखिए, कल मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो भी आप अपना प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे होंगे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बगैर ये दुनिया नहीं चलती। हम क्यों ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों या बिलावल साहब हों, ये लाजिम व मलजूम है इस सिस्टम के लिए। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। कोई इस सिस्टम के लिए लाजिम व मलजूम नहीं है। सिस्टम चलना चाहिए, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक कह रहे हैं, इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। आई एग्री ऑन दैट। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। जी मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जाहिद गिशकोरी साहब, अब ज़रा मुझे समझाइएगा, आप तो इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, हम लोग लाहौर और मसूद कराची में हैं, मुझे ज़रा समझाइएगा इस वक्त की सूरत हाल। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस थे, हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक अपेरेंटली ऐसी रिलीफ दी गई है जिससे पता चलता है कि जेन्युइनली उनको बुलाया गया और उनके सर पे ये ताज रखा जाएगा। सर अब नया बयानिया मफाहमती हो गया है जो पहले नहीं था, अब सारों को माफ़ भी कर दिया है और अब वे फॉरवर्ड कहते हैं कि हम लोगों ने इकट्ठे चलना है, ये 40 साल का उनका निचोड़ है। इज दैट सो? इसी तरह ही होने जा रहा है जी, या मैं कोई मिसकैलकुलेट कर रहा हूं या मिसपरसेप्शन है मेरी? जी देखिए, जो नवाज शरीफ ने एड्रेस किया है अपनी उस जलसे में, बहुत सारी चीजें उसने बात नहीं की। एक तो इलेक्शन होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, इस पे बात नहीं की उन्होंने। सबके साथ चलने की बात की, ये वो अभी अपना माइंड नहीं देंगे पूरा। लेकिन रिलीफ की आप बात कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप देखिए, पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई भी मुजरिम जो कि कन्विक्टेड है किसी भी अदालत से, उसको सेक्शन 401 के तहत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिलीफ दे रही है। हाँ। तो ये एक ऐसा जाविया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कि बिल्कुल गैर मामूली है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे बैठी हुई है, उसने डिटेल जजमेंट देना है, उसके सामने ये केस है 26-27 तारीख तक का था। अभी आगे क्या होगा, क्योंकि एक केस में उनकी कन्विक्शन दोनों में अगरचे हो चुकी है, एक में जमानत है, दूसरी में जो जमानत नहीं है, और वो रिस्टोर किया है अपीलों दोनों को। तो ये नैब भी कहता है कि उसको मुजरिम दरकार नहीं है। तो इसी तरह से पाकिस्तान में जनाब 4000 से जायद करप्शन के केसेस हैं, कंप्लेंट्स और इन्वेस्टिगेशंस पड़ी हुई हैं, जो कि मजमूई तौर पर 1100 अरब रुपए के केसेस हैं नैब के साथ, जो कि सारे के सारे खुल गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और बड़ी बरकरारी से नैब ने काम शुरू किया है। अगरचे दोबारा उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है, तो इसलिए कोई चीज हतमी नजर नहीं आती। लेकिन ये बातें नजर आ रही हैं कि गैर मामूली सी नई से नई चीजें जो कि रियासत के लिए ठीक नहीं है। आप दूसरे तहरीके इंसाफ के चेयरमैन को देख लीजिए, पाकिस्तान की तारीख में भी पहला ऐसा केस होने जा रहा है जिसका चालान पेश किया गया है, जिसके विटनेसेस और आप उसकी पूरी केस की फाइल अगर आपको एक्सेस हो और आप एज ए रिपोर्टर उसको देखें तो आपको लगता है ये केस तो कोई उम्र कैद का केस लगता है, जो कि रियासत के सीक्रेट को पब्लिक डोमेन में लाके अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, और वो कोई रास्ता निकलते हुए नजर नहीं आता। तो ये चीजें एक पैरेलल सी चल रही हैं। दूसरी तरफ कुछ सियासी जोड़ तोड़ जो हैं, जब सियासी जमातें हमारी हैं वो खामोश हैं, उनका हमें पलड़े का पता नहीं है कि वो किस तरफ बैठ जाएगा, क्या वो भारी हो जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। फिर आप देखिए कि इलेक्शन इतने करीब हैं, अगरचे ये बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को जी इलेक्शन हो जाएंगे। ये एक तवक्को है अवाम को भी, अवाम भी चाहते हैं, खुद इलेक्शन कमीशन भी यही दावा करता है कि हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा, मसूद से आप पूछिए कि जो तमाम सियासी जमातें हैं, 2, 3, 4 महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन किसी भी सियासी जमात की जानिब से कोई एक जामिया एक प्लान दिया गया है रियासत को, मुल्क को इतने बड़े चैलेंजेस का सामना है और कई फ्रंट्स पर है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो मुआशी मसला तो सबसे बड़ा है, और दूसरे मसाइल जो हैं रियासत को किसी जमात ने हमें बताया है, जब वोटर्स को बताया है कि अगर उनको इक़्तिदार मिलता है तो पहले 6 महीने में ये करेंगे, साल में ये कर देंगे, 3 साल में ये करेंगे, दूसरे ममालिक के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे, खित्ते की क्या सूरत हाल है, आपने दुनिया में देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं देखा हमने। तो यही इसलिए सियासी जमातों के साथ गिला बनता है ठीक वोटर का। और मैं जरा यही चीज जो आप कह रहे हैं मैं जरा मसूद के पास लेकर चलता हूं। मसूद जरा बताएं, कोई प्लान ऑफ एक्शन, हम आएंगे हुकूमत में ये करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, 90 डेज 100 डेज में ये होगा,
कहीं पर किसी जमात का, आप कराची हैं, मैं लाहौर हूँ, जाहिद इस्लामाबाद में है, क्यों वाइड सो? अगर जनवरी के अंदर इलेक्शंस होने, अक्टूबर ख़त्म होने को है, नवंबर दिसंबर 2 महीने प्रैक्टिकली रह गए, क्यों नहीं किसी की कोई चीज़ हमारे सामने आती? सिर्फ एक बोल बच्चन है जो सारे सियासतदान बेच रहे हैं। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। काकड़ साहब बड़ा अच्छा मुल्क चला रही और काकड़ साहब की एक रिप्लेसमेंट चाहिए इलेक्शन के नतीजे में। मोहसिन नकवी साहब की एक रिप्लेसमेंट चाहिए। चलना तो इसी तरह से, अगर लीडरशिप क्वालिटी होती तो वो आपको कोई प्लान देते। जैसा मैंने कहा कि जी हमारा समाज कैसा होगा, हमें बताएं ना कि हमारा माशरा कैसा बनने जा रहा है, हमारी मईशत कैसे होगी, इंटरनेशनल रीजनल चैलेंजेस जो हैं उनसे कैसे निपटेंगे। तो वो इनमें क्वालिटीज नहीं है और बिहेव नहीं करते एक लीडर की तरह से। इससे बेहतर तो ये होगा कि ये जो सो कॉल्ड सियासी जमातें और लीडर्स हैं ना, ये सब्जी की रेहड़ी लगा लें, भिंडी 50 रुपए किलो बेचे, सब्जी मंडी से लेकर आए, 15 रुपए का फायदा आवाम को दे दें, आवाम को उसमें फायदा हो जाएगा। ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये इससे इनको फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कोई परचून की दुकान खोल लें, वहां पर भी ये सियासत छोड़ दें। अगर ये हाँ जो कुछ भी है, बहरहाल कम से कम इससे तो जान छूटेगी ना कि हमने जो एक झूठी उम्मीद लगा रखी है। तो ये कोई कारोबार कर ले, कोई सब्जी की दुकान खोल ले, कोई ग्रोसरी शॉप खोल ले, कोई मोची वोची बन जाए, किसी के जूते उसे टाक दिया करे, तो ये तो कौम का भला कर सकती हैं। लेकिन आप इनसे ये तवक्को करें कि जी ये कोई इनकलाबी एजेंडा लाएंगे और मुल्क में जो है वो चैलेंजेस से निपटने का कोई प्लान देंगे, तो इनमें एक शख्स मुझे बता दें जिसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटीज हों और वो उसे एक्सरसाइज कर सकता हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान साहब, अब जरा मेरी तरफ बड़े ध्यान से आपने ये सुनना है सर। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, और क्या वाकई पाकिस्तान जैसी जमहूरियत में ये पॉलिटिकल पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं ये मिल भी सकती है, ये भी इनका एक ख्वाब ही है? लेकिन अभी जाहिद साहब ने और मसूद ने बता दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही है और किसके लिए ये सारा सियासी दरबार सजाया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ सियासी जमातों का अलमिया सुन लें। जिसकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात तय हो जाते हैं उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छी होती है। जिसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, उसको दीवार से लगाना होता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को दीवार से लगाना था, अब इमरान खान को दीवार से लगाना है। इसलिए ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो हम कहते हैं ना, ये वहाँ होती है जहाँ इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो, जहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंट हों, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ इंडिपेंडेंट हों और सबके लिए यकसा सलूक मांग रहे हों। यहाँ तो यह है कि सिर्फ अपना अपना लाडलापन हमें चाहिए, तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी उसी तरीके से मिलेगा ना जिसको जितना मिल रहा है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी सियासत, हमारी जमहूरियत इस वक्त आज़ाद नहीं है, ना पहले कभी आज़ाद थी। और ये जो जज्बातियत के नारे हैं, इमरान खान आए तो उन्होंने कहा 100 दिन के अंदर मैं इनकलाब ले आऊँगा। आप जरा क्लिप उठा के देखें, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी 16 माह की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सारा रोड मैप है, 3 महीने में मैं इनकलाब ले आऊँगा। नवाज शरीफ साहब तो कोई 10 दफ़ा इनकलाब ला चुके हैं और 10 दफ़ा वो फिर बाहर भी चले जाते हैं, उनका हर दफ़ा नया इनकलाब आता है। अभी भी देखते हैं कि वो नया इनकलाब लेके आएंगे। अच्छा, ये जो बिलावल साहब हैं वो कहते हैं मैं इनकलाब लाऊंगा। 15 साल से सिंध में उनकी हुकूमत है। मसूद साहब ज़्यादा बेहतर तबसरा कर सकते हैं कराची में बैठ के कि क्या सिंध में हो रहा है। तो इसलिए कि सियासी जमातों के अंदर वो होमवर्क नहीं होता, वो प्लानिंग नहीं होती, वो सोच विचार नहीं होती, वो हिकमत और विजडम नहीं होता कि कैसे हमने सोसाइटी को ट्रांसलेट करना है। हमें इक़्तिदार चाहिए। ये लाडला बनने के बेंचमार्क क्या है? सर, लाडला बनने के बेंचमार्क ये है कि आप एक फर्माबरदार तालिब इल्म के तौर पर, सियासतदान के तौर पर आप जो है वो वहाँ पे जिसे कहते हैं ना उनकी दस्तारबंदी करवा लें अपनी, और कहें कि सर जो आप कहेंगे हम करने की कोशिश करेंगे। जब बेनज़ीर ने रेजिस्ट किया एस्टेब्लिशमेंट को तो बेनज़ीर को प्राइस पे करनी पड़ी। नवाज शरीफ ने किया तो नवाज शरीफ को प्राइस करनी पड़ी। इमरान खान ने किया, इमरान खान को प्राइस करनी पड़ रही है। लेकिन फिर वापस आते हैं सारे के सारे, दोबारा उसी जगह पर आके दरबार में आके गिरते हैं, कहते हैं सर हम तो गलती हो गई थी, आइंदा हम गलती नहीं करेंगे। अब देखिए ना, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के कह रहे थे जर्नैलों का एहतसाब करना है, जजों का एहतसाब करना है। नहीं, वही तो नहीं कहूँगा ना, लेकिन साथ ही एक टॉनिक भेजा शहबाज शरीफ साहब ने, बल्कि खुद लेके गए, उनको 2 कतरे पिलाए और उस 2 कतरे पीने के बाद उनका सारा का सारा इनकलाब ठुस हो गया। अब वो रिकंसिलेशन की, मफाहमत की सब बातें करेंगे। अच्छी बात है अगर उनके पास कुछ है। अच्छा, अगरचे उन्होंने अपने भाई की हुकूमत को नहीं दी 16 माह में वो पटारी जो उनके पास है, जादूगी या इसहाक डार को नहीं दी, जिनको लंदन से बुला के यहाँ पे जलीलो ख्वार किया गया। तो मेरा मतलब यह है कि सियासी जमातों के पास अगर कोई होमवर्क होता तो आज पॉलिटिक्स की और जमहूरियत की कोई लेजिटिमेसी तो होती ना। बिल्कुल
अंदर। सलमान आबिद साहब बहुत शुक्रिया, जाहिद गिशकोरी बहुत शुक्रिया, मसूद रज़ा बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एंड में एक बात कहूँगा, इस वक्त जो इन तीनों जर्नलिस्ट ने जो बात की है, आप यकीन करें यही पाकिस्तान की हकीकत है, यही पाकिस्तान का माजी है और बदकिस्मती से यही पाकिस्तान का आइंदा आने वाला मुस्तकबिल है। अल्लाह आप सबको और मेरे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।